आज हम अपना जो कल लेक्चर था हमारा इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड इम्पैक्ट ऑन द न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन का उसके साथ जो सा लिंक था, आज हम उसका दूसरा हिस्सा करेंगे और हम कुछ स्टडीज़ देखने की कोशिश करेंगे, केस स्टडीज़ कि किस तरह एचआईवी इन्फेक्शन और दूसरे न्यूट्रिशन के साथ रिलेटेड होते हैं दूसरे डिजीज़। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको अच्छी तरह समझें और पढ़ें। इससे पहले कि हम लेक्चर की तरफ आएँ, थोड़ा-सा असाइनमेंट के बारे में कि आप सब लोगों ने बड़ी अच्छी एफ़र्ट की है। एंड दिस इज़ लाइक जब आप सब लोग डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं और एक एक स्ट्रैटेजी या इंटरवेंशन लेके आते हैं, दिस इज़ नोन एज़ द वन हेल्थ सिस्टम। एक हेल्थ सिस्टम के अंदर दुनिया में ग्लोबली तमाम हेल्थ सिस्टम्स मूव कर चुके हैं टुवर्ड्स दी वन हेल्थ सिस्टम। सिर्फ पाकिस्तान और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज ऐसी हैं जहां अब तक वन हेल्थ सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लाया गया। फ्यूचर में जिस तरह कोविड-19 यहाँ प्रेवलेंट हो रहा है, तो फ्यूचर में हम उम्मीद कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर वन हेल्थ सिस्टम आएगा और वन हेल्थ सिस्टम में तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे काम करना होता है, चाहे कम्युनिटी लीडर्स हों, पॉलिटिशियंस हों, न्यूट्रिशनिस्ट हों, फार्मासिस्ट हों, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हों, वेटनेरियंस हों, एपिडेमियोलॉजिस्ट हों, पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स हों, एनजीओज हों, डॉक्टर्स हों, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो। तो आई थिंक दैट असाइनमेंट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट how to do that one health system, how to be the part of that one health system. I know few of you कुछ होगा कि शायद मार्क्स कम आए हैं और um, क्योंकि कुछ लोगों का रोल बहुत कम मुझे दिखाई दिया उसके अंदर, तो इस वजह से शायद मार्क्स कुछ बच्चों की कम है। लेकिन इसका पैनिक नहीं लेना। अगर आपकी आगे अच्छी क्विज या असाइनमेंट होगी तो हम इस असाइनमेंट के मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन कि हम पीछे जाके उस असाइनमेंट के मार्क्स को इंक्रीज कर सकें। तो दीज आर नॉट लाइक सॉर्ट ऑफ अ फाइनल मार्क्स, दिस ऑलवेज द रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट। और इंशाल्लाह हम करेंगे तो होपफुली आप में से किसी को इतना ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। आई नो दिस इज़ योर फर्स्ट एक्सपीरियंस और पहला एक्सपीरियंस ऐसा होता है, लेकिन आई रियली अप्रिशिएट आप लोगों ने जो एफ़र्ट पुट की है। मैं बहुत खुश हुआ हूँ आप लोगों के स्क्रीनशॉट्स और कन्वर्सेशन देख के। एक अच्छी प्रोडक्टिव क्रिटिकल थिंकिंग की बुनियाद पर आपने की है। बहुत से लोगों ने जो इंटरवेंशंस बनाई हैं वो नेट से कॉपी पेस्ट करके बनाई हैं, दैट्स ऑलराइट। पहली दफ़ा था आपका, आपको इतना नहीं पता था, तो दैट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट। चलें अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि एचआईवी और डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ जो हैं उनका लिंक न्यूट्रिशन से क्या है। तो आज हम न्यूट्रिशन के मैनेजमेंट देखेंगे इसको। सबसे पहले एचआईवी, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि एचआईवी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है, ये एक सिंड्रोम है। बजाय इसके कि एचआई की वजह से डेथ हो, नॉर्मली डेथ दूसरे डिजीज़ की वजह से होती है जो एचआईवी की वजह से आपकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। इवन कई दफ़ा सिंपल फ्लू लीड्स टू डेथ। रीज़न क्या है कि आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका होता है, आपके न्यूट्रोफिल्स उस जगह पर नहीं जा सकते, आपके साइटोकाइन्स की सिग्नलिंग की एबिलिटी मुतासिर हुई हुई होती है, आपके टी सेल्स के अंदर मेमोरी नहीं होते, बी सेल्स इम्पेयर्ड होते हैं, टी सेल्स की डिफ्रेंसिएशन भी नहीं होती, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम नॉर्मली कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका होता है। इसलिए आम से डिजीज जैसे फीवर, डायरिया लीड्स टू डेथ नॉर्मली। अच्छा, इसमें कुछ साइंस एंड सिम्टम्स ये भी होते हैं कि आपका वेट लॉस हो जाता है, और जो इसकी एडवांस स्टेज है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, वो फाइट कर रहा है एचआईवी के अगेंस्ट और उसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। लेकिन क्योंकि इतनी एनर्जी अवेलेबल ही नहीं है, तो आम तौर पर उसके अंदर मेल न्यूट्रिशन हो जाती है, जिसे हम सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन या एसएएम सैम बोलते हैं। ये नॉर्मली एडवांस स्टेजेस में होती है एचआईवी की, और अफ्रीकन पॉपुलेशन के अंदर ये बहुत ज़्यादा है। जो सी सैम है अफ्रीकन पॉपुलेशन के अंदर, एसएएम, वो तकरीबन 30% ऐसी पॉपुलेशन में पाया जाता है जो एचआईवी इन्फेक्टेड है। तो अगर 100 लोग एचआईवी पॉजिटिव हैं तो उसमें से 30 ऐसे होंगे जो एडवांस स्टेज पे एसएएम डेवलप करेंगे। और जब ये सीवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन डेवलप होती है, आपकी लॉस ऑफ एपिटाइट भी साथ साथ हो रही होती है, तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है कि आपका इम्यून सिस्टम आपके एचआईवी को काउंटर कर सके और आपके इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज ना होने दे।
अच्छा, इसकी आम तौर पर 2 तरह से ट्रांसमिशन होती है, वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिज़ॉन्टल भी हो सकती है। हम सब जानते हैं अनसेफ सेक्स करना, नीडल्स का यूज़, थ्रू द सिक्रीशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन सब के ज़रिए एचआईवी फैलता है। इसके अलावा दूसरा वर्टिकल या पेरिनेटल ट्रांसमिशन होती है, जो पेरेंट्स से आम तौर पर बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। प्रेग्नेंट मदर अपने न्यूबॉर्न बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र करती है। और अगर ट्रीटमेंट ना की जाए एचआईवी की, तो तकरीबन 15 से 45% लोग, आपने अगर यहाँ देख सके, 15 से 45% लोग इस ट्रांसमिशन को कैरी करते हैं आगे। और इफेक्टिव ट्रीटमेंट से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं 5% तक। ये हमारे पास डाटा है जो हमने अफ्रीकन पॉपुलेशन से हासिल किया है। अच्छा, न्यूट्रिशन जो आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हम डिस्कस कर चुके थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हम डिस्कस कर चुके थे। आम तौर पर जब एचआईवी, आपका इम्यून सिस्टम एचआईवी के साथ लड़ रहा होता है बच्चों या अडल्ट के अंदर, तो उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए होती है, और कहते हैं कि आम तौर पर 10% एनर्जी की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है। एडवांस स्टेजेस में जाके जहाँ आप एसएएम को भी काउंटर कर रहे हैं, वहाँ यही रिक्वायरमेंट 20 से 30% तक हो जाती है। चिल्ड्रन के अंदर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स आपकी 50 से 100% तक चली जाती है, अगर आपकी वेट लॉस भी आम तौर पर हो। एचआईवी का एक आउटकम स्टंटेड ग्रोथ भी होता है। आम तौर पर लोगों की ग्रोथ नहीं हो सकती, उसकी वजह ये होती है कि आपको एनर्जी और प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं मिल रही होती। कितने प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज स्टिल अंडर स्टडी। ये अंडर स्टडी इसलिए है क्योंकि इसके इसके बहुत से फैक्टर हैं। आपके जेनेटिक फैक्टर है, आपके सोशल डिटर्मिनेंट्स हैं, किस कंट्री में आप रहते हैं, वहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स क्या है, इजी एक्सेस है या नहीं है, इस वजह से। इसी तरह माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे विटामिन ए और जिंक सप्लीमेंट्स को आमतौर पर एचआईवी पॉजिटिव इन्फेंट्स में रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल इंडिविजुअल। और जहाँ ये एंडेमिक हो जाए, ये डिजीज़ अपने नंबर से, एक्सपेक्टेड नंबर से ज़्यादा इंक्रीज करने जाए, वहाँ इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड दोनों प्रेग्नेंट मदर्स को, ये लैक्टेटिंग वुमेन्स को आमतौर पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के सप्लीमेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि एक तो शी इज़ लैक्टेटिंग, तो नॉर्मली ही उसे ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ताकि बच्चों के अंदर इनेट इम्यूनिटी डेवलप की जा सके। अच्छा, एक केस स्टडी है हमारे पास, जैसे अफ्रीकन पॉपुलेशन के अंदर पॉवर्टी इज़ अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर फॉर ऑल द कंटेजियस और इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़, इवन फॉर द मलेरिया और द टीबी। बल्कि हम कहते हैं कि मलेरिया, टीबी या मीज़ल्स पुअर पीपल डिज़ीज़ है। ये ऐसी पॉपुलेशन में होता है जो बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रीगेटेड एक सेम एरिया में रहते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली सब सहारा के अंदर, और हाँ, ये बात मैं आपको बताऊँ कि जो सा ग्लोबल गोल 3 है, 2015 के बाद हमने बताया ग्लोबल गोल 3, उसके अंदर हमने इन तमाम डिजीज़ को, एचआईवी को, मलेरिया, टीबी और ट्रॉपिकल डिजीज़ेज़ को, इन सबको आउटलाइन किया है। इन सबको काउंटर करने के लिए हमने स्ट्रेटजीज़ की तरफ या इंटरवेंशंस की तरफ ध्यान देने का सजेशंस दी हैं। अफ्रीकन पॉपुलेशन के अंदर एडोलेसेंट या यंग गर्ल्स के अंदर और वुमेन दोनों के अंदर एचआईवी इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल रही है। कहा जाता है एडोलेसेंट गर्ल्स के अंदर और यंग वुमेन के अंदर तकरीबन 25% न्यू केसेस आ रहे हैं, और थोड़ी एडल्ट्स के अंदर तकरीबन 56% केसेस आ रहे हैं। इसके बहुत से रिस्क फैक्टर, एक तो वुमेन में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उनके बायोलॉजिकल फैक्टर और जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी की वजह से। नॉर्मली वुमेन, क्योंकि वुमेन से ट्रांसमिट हो सकता है बच्चों के अंदर भी, तो इसलिए जेंडर बेस्ड उसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर ऐसे कई कल्चर में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, वुमेन को एक्सेस नहीं होती, एजुकेशन की एक्सेस नहीं है, ज़्यादा पुअर है, घर में है, उसकी सोशल लाइफ कम होती है, उसको एचआईवी की इंफॉर्मेशन की एक्सेस नहीं होती, वो निगोशिएट नहीं कर सकती सेफ सेक्स को। कई जगह स्लेव सेक्स का कॉन्सेप्ट भी है, तो इस वजह से वुमेन ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं एचआईवी इन्फेक्शन के। की रिस्क फैक्टर जो से डेथ और डिसेबिलिटी के इसमें है, वो आमतौर पर लो और मिडिल इनकम पे है, या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस उसका ज़्यादा है। कई दफ़ा अनवांटेड प्रेगनेंसीज की वजह से या अनसेफ अबॉर्शन की वजह से
प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं और ये एसटीडी हो जाता है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। इसकी एक और वजह वायलेंस भी है। अफ्रीकन पॉपुलेशन के अंदर वायलेंस की वजह से भी एचआईवी ज़्यादा इंक्रीज होता है, या फोर्स्ड सेक्स की वजह से भी एचआईवी अफ्रीकन पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा। इसका एक इनडायरेक्ट इफेक्ट फूड सिक्योरिटी का है। आम तौर पर ये आपस में वो कहते हैं ना कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई, ये एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट एचआईवी और आपकी हाउस होल्ड फूड फूड सिक्योरिटी का है। नॉर्मली अगर आपके घर में कोई अफ्रीकन पॉपुलेशन में एचआईवी पॉजिटिव हो जाता है तो उसकी हाउस होल्ड फूड फूड सिक्योरिटी भी थ्रेट के ऊपर आ जाती है, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकता, उसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, वो काम नहीं कर सकता और वहाँ कोई सोशल बेनिफिट्स हैं नहीं, जैसे हमारे पाकिस्तान में सोशल बेनिफिट्स नहीं है। इस तरह अफ्रीकन पॉपुलेशन के अंदर भी सोशल बेनिफिट्स नहीं है। जब सोशल बेनिफिट्स नहीं है और वो खुद काम पर नहीं जा सकता, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट ये निकलता है कि हाउस होल्ड के अंदर फूड सिक्योरिटी थ्रेट पे आ जाती है। आपको नॉर्मली खाने पीने की चीज़ें भी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से मैल न्यूट्रिशन या एसएएम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ऐसी स्ट्रेटजीज को एडवोकेट किया जाता है जो ना सिर्फ एचआईवी के सोशल डिटर्मिनेंट्स के ऊपर डिस्कस करे या एड्रेस करे, बल्कि फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी एड्रेस करे। ये बड़ा विशियस साइकिल है कि अगर आप पुअर हैं तो आप एचआईवी के लिए वल्नरेबल हैं, अगर आप एचआईवी हैं तो आप पुअर हो सकते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट ने इसे ट्रिपल थ्रेट कहा है, जहां फूड सिक्योरिटी, एड्स और डिटेरियोरेटिंग कैपेसिटी हो जाती है इंडिविजुअल की। चिल्ड्रन के अंदर इसके केसेस बहुत ज़्यादा है, 1.8% प्रेवलेंट केसेस हैं आपके, 110,000 केसेस डेथ हो चुकी हैं एड्स की वजह से 2015 के अंदर। इसलिए इसको एक बहुत सीवियर और सीरियस डिजीज़ कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर डिसेबिलिटी होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये बड़ा आइडियल सर्कमस्टेंसेस प्रोवाइड करता है दूसरे डिजीज़ेस को कि वो आकर आपके ऊपर हमलावर हो सके। दूसरा हमारा ट्यूबरकुलोसिस है। एचआईवी की तरह ट्यूबरकुलोसिस भी एक डिफिकल्ट डिजीज टू हैंडल है। अगरचे हमारे पास की मेडिकेशन भी है, अब हमारे पास की वैक्सीनेशन भी है, इवन देन पुअर पीपल के अंदर या डेवलपिंग कंट्री के अंदर ट्यूबरकुलोसिस की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई है। और लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस का भी, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस ये होता है कि अगर आपके साइंस एंड सिम्टम्स अपीयर नहीं होते लेकिन आप डायग्नोज हो सकते हैं, स्किन ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है, उसके ज़रिए आप डायग्नोज हो सकते हैं। तो अगर आप अंडर नरिश्ड हैं या आपकी न्यूट्रिशन, एनर्जी और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तो आप ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं कि आप लेटेंट टीबी डेवलप कर सकें या टीबी इन्फेक्शन जो बाद में एक्टिव टीबी इन्फेक्शन बन जाती है। इसकी वजह क्या है कि अगर आप अंडर नरिश्ड हैं तो अगेन इट कम्स टू योर इम्यून सिस्टम। अंडर नरिश्ड आम तौर पर उसके टी सेल्स के अंदर ये एबिलिटी नहीं रहती। मैंने आपको बताया था शायद कि थाइमस की डेवलपमेंट नहीं हो पाती प्रॉपर, जिसकी वजह से टी सेल्स की डिफ्रेंसिएशन नहीं होती। जब टी सेल्स की डिफ्रेंसिएशन नहीं होती, वो मैच्योरिटी की स्टेज पर नहीं पहुंच पाते, तो नॉर्मली ये सब हो जाता है। दूसरा, ये अंडर एक दफ़ा अगर आपको टीबी डेवलप हो गया तो लॉस ऑफ एपिटाइट इसका एक साइन एंड सिम्टम होता है। आपके इम्यून सिस्टम को ज़्यादा एनर्जी चाहिए फाइट करने के लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, लेकिन क्योंकि लॉस ऑफ एपिटाइट हुआ हुआ है, वेट ऑफ लॉस भी हो रहा है, आपको भूख कम लगती है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट इनटेक कम हो जाता है। और बहुत सा एविडेंस ये भी सजेस्ट करता है कि विटामिन डी इज सिग्निफिकेंटली रिलेटेड विद द ट्यूबरकुलोसिस। अच्छा, इसकी डब्ल्यूएचओ ने जो रिक्वायरमेंट बताई है, अम, कि जब अगर कोई टीबी पॉजिटिव है, ट्यूबरकुलोसिस जिसको हुआ है, तो उसके अंदर आमतौर पर फूड सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये एविडेंस अब तक एग्जिस्ट नहीं करता कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या टीबी पेशेंट को ज़्यादा चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन टीबी पेशेंट। अच्छा, और तीसरा ये कि अगर आपका वेट गेन हो रहा है टीबी के बाद, नॉर्मली ये समझा जाता है कि टीबी पेशेंट जो से होते हैं बड़े लीन होते हैं, उनका वेट लूज़ बहुत तेज़ी से होता है, हड्डियों के ढांचे बन जाते हैं। लेकिन इसकी दूसरी साइड ये है कि अगर आपका वेट गेन हो भी रहा है, इट डज़न्ट मीन कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है टीबी स्टेटस की। हो सकता है आप ओबीज हो रहे हो, इसके डिफरेंट आ जाते हैं। अच्छा, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के अंदर अगर टीबी एक्टिव हो चुका है, तो उसके अंदर मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की सप्लीमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस। अच्छा, एक और है जी हमारा डिजीज़ मलेरिया।
मलेरिया क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है और इसको न्यूट्रिशन के साथ बड़ा लिंक किया जाता है। जहाँ ये साइकोलॉजिकल डिज़ीज़ है, वहाँ ये फिज़ियोलॉजिकली भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मलेरिया में आम तौर पर अनीमिया हो जाता है हेमोलिसिस की वजह से। हेमोलिसिस क्या होता है कि नॉर्मली आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन का एक प्रोसेस है कि ओल्ड रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन हो और न्यू बने, उन्हें हम हेमोलिसिस कहते हैं। लेकिन अगर अनीमिया हुआ हुआ है, ब्लड पहले ही कम हुआ है, हीमोग्लोबिन पहले ही कम हुआ हुआ है, तो एक कंडीशन डेवलप होती है जिसे हम कहते हैं हेमोलिटिक अनीमिया, कि आपके नॉर्मल जो से आरबीसीज होते हैं उन्हें अनीमिया की वजह से जल्दी डिस्ट्रक्शन हो जाती है और आपके अभी नए नहीं बन पाए होते, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स की सीवियर शॉर्टेज हो जाती है। दूसरा हाइपोग्लाइसीमिया भी इसके अंदर देखा जाता है, आम तौर पर लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से ये होता है। लैक्टिक एसिडोसिस क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो आपके ब्लड के अंदर, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, तो लैक्टिक एसिड रिलीज होने लग जाता है और वो टिश्यूज के पास जाकर उनके ऊपर इफेक्ट करता है, जिसका अपना एक बहुत सीवियर किस्म का साइड इफेक्ट है। अलोन लैक्टिक एसिडोसिस कैन लीड टू डेथ। हाइपोग्लाइसीमिया के अलावा लैक्टिक एसिडोसिस अलोन कैन लीड टू डेथ एज वेल। लैक्टिक एसिडोसिस में मैंने यहाँ थोड़े से इसके सिम्टम्स लिखे हैं कि स्टमक डिस्कम्फर्ट होता है, एपिटाइट कम होती है, एपिटाइट कम होती है तो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती। डायरिया होता है, डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन इटसेल्फ कैन लीड टू डेथ। शैलो ब्रीदिंग होती है, डिस्कम्फर्ट होती है, मसल पेन होती है। यहाँ मैंने एक आपके साथ ना इस ये पेपर शेयर किया है कि मलेरिया और हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर फास्टिंग क्या एक रिस्क फैक्टर है या नहीं, क्योंकि लॉस ऑफ एपिटाइट आमतौर पर हुई होती है तो फास्टिंग भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और फास्टिंग, ये स्टडी अगर आप पढ़ सकें तो ये स्टडी के अंदर एक्चुअली बताया गया है कि फास्टिंग इज एक्चुअली सिग्निफिकेंटली रिलेटेड विद द हाइपोग्लाइसीमिया इन मलेरिया। तो ये स्टडी एक अच्छी स्टडी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो, या अगर सिर्फ इसका एब्स्ट्रैक्ट देखना चाहें, या मैंने आपको इसका एब्स्ट्रैक्ट दिया है। अच्छा, इसके बाद दो बहुत ही लीथल डिजीज जिनकी वजह से जो एक्चुअली डेथ कॉज कर रहे हैं सबसे ज़्यादा बच्चों के अंदर, डायरिया और निमोनिया। ये दोनों, या एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये दोनों बहुत लीथल डिजीज है और इन दोनों का अंडर न्यूट्रिशन के साथ डायरेक्ट लिंक है। बच्चों में तो हम आमतौर पर देखते हैं खुद भी कि अगर बच्चा अंडर नरिश्ड होता है दैट लीड्स टू द डायरिया, लेकिन अगर डायरिया होता है दैट लीड्स टू अंडर नरिशमेंट एज वेल। आम तौर पर डिहाइड्रेशन हो जाती है, फूड की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। न्यूट्रिशन का रोल इस वजह से बहुत अहम है। अच्छा, ये भी उसी तरह एक एक विशियस साइकिल है, सर्कुलर फेज में है कि आप बता नहीं सकते पहले अंडर नरिश्ड होगा या पहले डायरिया डेवलप करेगा। आम तौर पर जब बच्चा अंडर नरिश्ड होता है तो उसके अंदर सिवियरिटी ऑफ निमोनिया और डायरिया इंक्रीज कर जाती है। पाकिस्तान में नॉर्मली आपने देखा होगा कई बच्चे निमोनिया के साथ पैदा होते हैं, आप उनको फिर उसके नर्सरी के अंदर रखते हैं उनकी देखभाल करने के लिए। क्यों? क्योंकि मदर के अंदर न्यूट्रिएंट्स की आमतौर पर कमी होती है। तो जब ये अंडर नरिश्ड होता है तो सिवियरिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज बढ़ जाती है। जब ये सिवियरिटी और बढ़ती है इन्फेक्शन की, तो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा डिमांड करने लग जाता है बॉडी ज़्यादा, क्योंकि इम्यून सिस्टम अगेन फाइट कर रहा है तो उसको अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए होती है। जब वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो आमतौर पर स्टंटेड ग्रोथ इसका रिजल्ट निकलती है। ना आपकी फिजिकल ग्रोथ हो पाती, ना आपकी मेंटल ग्रोथ हो पाती, क्योंकि लॉस ऑफ एपिटाइट भी हुआ होता है। मेटाबॉलिक एब्जॉर्प्शन की वजह से मेटाबॉलिक रेट तेज़ भी हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने लग जाती है और वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर स्टंटेड ग्रोथ इज़ अ सीरियस इशू। अब ये स्टंटेड ग्रोथ आपको ग्रेटर रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन की तरफ ले जाता है। जब आपकी स्टंटेड ग्रोथ हुई है, डायरिया हुआ है, नमूनिया हुआ है, तो आमतौर पर डिहाइड्रेशन इसका रिजल्ट होती है और डिहाइड्रेशन कैन लीड टू द डेथ एज वेल। अच्छा, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन क्या है डायरिया और एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को काउंटर करने की? दो, एक ब्रेस्ट फीडिंग और जिंक। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कहा जाता है कि 6 मंथ तक आपने ब्रेस्ट फीडिंग लाजमी करनी है। इसकी वजह क्या है कि आमतौर पर मदर मिल्क के अंदर इनेट इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स मौजूद होते हैं जो आपकी इवेंचुअली इनेट इम्यूनिटी बनाते हैं। दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक इनेट होती है, एक एडेप्टिव होती है। इनेट जो बिल्ट इन है, जो आपकी मदर मिल्क से आई है, शुरू में आपके अंदर डेवलप हो गई है विद द पैसेज ऑफ टाइम,
और वो इनेट इम्यूनिटी आपके अंदर रहती है और कोई डिजीज़ आता है तो उसे काउंटर कर देता है। एडेप्टिव ये होती है, एक्वायर्ड दूसरी इम्यूनिटी ये होती है कि जो अगर किसी माइक्रोब ने आपके ऊपर अटैक किया है तो उसके रिस्पॉन्स में जो इम्यूनिटी आप डेवलप करते हैं वो एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। मैटरनल मिल्क की वजह से का सोर्स ऑफ मैटरनल मिल्क इज आल्सो वेरी गुड सोर्स फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द निमोनिया पैथोजन, आमतौर पर दोनों बैक्टीरियल और वायरल के लिए। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। इनफैक्ट शायद डेवलप कंट्री के अंदर भी ब्रेस्ट फीडिंग का कॉन्सेप्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ भी डायरिया के केसेस इंक्रीज होते हैं। दूसरा जिंक थेरेपी है। जिंक थेरेपी डब्ल्यू ने भी रिकग्नाइज की हुई है, रिकमेंड भी करते हैं, यूनिसेफ भी रिकमेंड करता है, खास तौर पे 6 मंथ के चिल्ड्रन तक उनकी रिकमेंडेड डोज है 12 मिलीग्राम पर डे। पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, दुनिया में भी ओआरएस के साथ जिंक दिया जाता है। वॉमिटिंग को भी स्टॉप करता है, डिहाइड्रेशन से भी रोकता है। होता क्या है, खास तौर पे कि जब बच्चे ये दांत निकाल रहे होते हैं ना, तो उनकी आदत होती है कि वो मुंह में सब कुछ लेते हैं। जब वो मुंह में अपने हाथ लेते हैं, जो चीज़ भी उन्हें मिलती है वो मुंह में लेते हैं, तो दांत के पेन की वजह से उन्होंने, क्योंकि उसको वो कर पेन नहीं होती, खारिश होती है नॉर्मली, खारिश की वजह से वो हाथ वगैरह कोई भी चीज़ मुंह के अंदर लेते हैं जिनके अंदर माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, वो इवेंचुअली आपके सिस्टम के अंदर चले जाते हैं और जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है। इसकी इसलिए कहा जाता है कि नॉर्मली फीड साहब का दूसरा मिल्क होता है फीडर के ज़रिए आप जो देते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा, उसको नॉर्मली डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि ये इटसेल्फ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है डायरिया के लिए। तो इसको काउंटर करने के लिए भी जिंक और ब्रेस्ट फीडिंग को रिकमेंड किया जाता है। इसके जो नॉन बेनिफिट्स हम जानते हैं आज जिंक के, एक तो जिंक की एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से स्टडीज़ ये कहती हैं कि जो डायरिया रिलेटेड एडमिशंस हैं हॉस्पिटल्स के अंदर बच्चों में, वो कम हुए हैं। दूसरी, ड्यूरेशन ऑफ एपिसोड, कि कितने टाइम के बाद आपको डायरिया हो रहा है, कितने टाइम के बाद आपकी नेक्स्ट एपिसोड आ रही है डायरिया की, ये भी इंक्रीज हो जाता है विद द जिंक थेरेपी। और डायरिया रिलेटेड मॉर्टेलिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि डायरिया में आम तौर पर डिहाइड्रेशन हो जाती है जिसकी वजह से मॉर्टेलिटी होती है। जिंक और ओ आर एस का कॉम्बिनेशन एक्चुअली ये डिहाइड्रेशन होने से बचाता है, लेकिन इसका अब भी सबसे बेस्ट रेमेडी है वो ब्रेस्ट फीडिंग है। इसके बाद जी मीजल्स आ जाता है। मीजल, डिस्पाइट द फैक्ट कि आज हमने मीजल की वैक्सीन बना ली और हमने दुनिया में इसे बहुत ज़्यादा काउंटर कर लिया है, तकरीबन लास्ट 15-20 सालों में हमने 75% ऑफ मीजल्स केसेस को कम किया है। लेकिन प्रॉब्लम मीजल्स के साथ ये है कि मीजल्स वायरस का रिप्रोडक्टिव नंबर सबसे ज़्यादा है और ये सबसे तेज़ी से फैलता है। इस वजह से अगर मीजल्स एक दो को भी हो जाए तो वो पॉपुलेशन में बहुत तेज़ी से फैलना शुरू कर देता है। आमतौर पर इसके अंदर भी विटामिन ए की डिफिशिएंसी होती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, डायरिया हो जाता है, ब्लाइंडनेस हो जाती है। एक्चुअली डायरिया पहले होता है, फिर डिहाइड्रेशन होती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो जाती है। मैल न्यूट्रिशन करने की वजह से, या अगर प्रॉपर हेल्थ केयर किया जाए तो आप बचा सकते हैं किसी को मीजल्स होने से, या उसका इम्यून सिस्टम बेटर उससे कोप कर सकता है। ये मैंने आपको बता दिया, 75% केसेस को हमने वैक्सीनेशन के जरिए रिड्यूस किए हैं। दिस इज अ प्राइम एग्जांपल फॉर द प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज। दूसरा, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमेंट्स, जो ट्रॉपिकल डिजीज में सबसे ज़्यादा एसटीएच को किया जाता है, कि वर्ल्ड वाइड इन्फेक्शन इसकी बहुत ज़्यादा है और ये आमतौर पर पुअर कम्युनिटीज़ में ज़्यादा फैलता है, क्योंकि इसका राउट जो सा है वो ओरल फीकल ट्रांसमिशन है। तो वो लोग जिन्हें साफ पानी मुयसर नहीं है, गंदा पानी पीते हैं, हाइजीनिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, सैनिटेशन का मसला है, वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, पॉवर्टी नहीं है, वहाँ इसकी ज़्यादा प्रेवलेंस है। अच्छा, इसके अंदर अंडर न्यूट्रिशन की वजह से लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है, फूड इनटेक प्रॉपर नहीं है, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट की वजह से इंक्रीज डिमांड ऑफ फूड होती है, लेकिन वो डिमांड पूरी नहीं हो सकती क्योंकि आप पहले ही अंडर नरिश्ड होते हैं। फिर न्यूट्रिएंट लॉस, वॉमिटिंग इसमें होती है, न्यूट्रिएंट लॉस होता है, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की वजह से, क्योंकि आमतौर पर ये इंटेस्टाइन में जाके हेलमेंट्स रहते हैं, तो उसकी वजह से वो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। इनमें से कुछ एक्चुअली ब्लड के अंदर भी रहते हैं। तो ये आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को भी अफेक्ट करते हैं। डायरिया हो जाता है, रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ब्लड के अंदर है न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन ए की डिफिशिएंसी, आयरन की, प्रोटीन की, क्योंकि अगर आमतौर पर ब्लड की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर,
आयरन डेफिशिएंसी भी हो रही है, तो आपके आरबीसीज़ का काउंट भी कम होता है, हीमोग्लोबिन भी कम होता है। कॉन्सिक्वेंसेज़ इसके स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है और एनीमिया हो जाता है, इसमें आपको पहले बता चुका एनीमिया का। पैरासिटिक इंटरवेंशन सबसे पहला इसका फैक्टर जो मेरे ख्याल में आपको एड्रेस करना चाहिए वो इसकी पॉवर्टी को एड्रेस करना चाहिए या इसकी फूड सिक्योरिटी थ्रेट को एड्रेस करना चाहिए। अगर आप फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर लें वर्ल्ड वाइड या ग्लोबली या ख़ास तौर पर उन पॉपुलेशन में जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, तो आप काउंटर कर सकते हैं बहुत हद तक पैरासिटिक इन्फेस्टेशन को भी। इसमें मल्टाई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को दिया जाता है, सिंगल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं। मल्टाई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो सा रिजल्ट है वो एस्टेब्लिश्ड है, सिंगल माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी इतना एस्टेब्लिश्ड नहीं है कि उसकी किस तरह करनी है। मल्टाई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, आपके एनीमिया को फाइट करते हैं, जिंक डेफिशिएंसी को फाइट करते हैं, आयोडीन डेफिशिएंसी को, विटामिन ए डेफिशिएंसी को फाइट करते हैं। तो इस तरह ये पैरासिटिक इन्फेस्टेशन को आप काउंटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर न्यूट्रिएंट्स। तो हाँ, इसकी जो आमतौर पर इंटरवेंशंस बनती है ना, इसकी इंटरवेंशन अफ्रीका में इसकी बहुत इंटरवेंशन, अगर आप गूगल भी करें तो शायद आपको मिल जाए। तो उसके अंदर तमाम रोल उन्होंने दो चीज़ों को किया है कि फूड सिक्योरिटी को आपने एड्रेस करना है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, और आपने उस फूड सिक्योरिटी को एड्रेस करते हुए ये एड्रेस करना है कि आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कंप्लीट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिले। ये ना हो कि आपकी फूड सिक्योरिटी तो एस्टेब्लिश्ड है लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, आपको रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स उस मिकदार में नहीं मिल रहे हैं जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत है। क्योंकि ये पैरासाइट भी बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, नॉट लाइक वायरसेस बट स्टिल दे मल्टीप्लाई एट अ रैपिड पेस, और ये लेकिन ये आपके बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा तेज़ी से खाते हैं एज़ कंपेयर टू वायरसेस और बैक्टीरिया। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद तीसरे लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमने किस तरह प्रिवेंशंस करनी है, कुछ कौन कौन सी प्रिवेंशंस आई हुई हैं अपार्ट फ्रॉम द न्यूट्रिशनल प्रिवेंशंस। तो आज ये हमारा लेक्चर था। आई होप कि आप लोग इसको समझेंगे और पढ़ेंगे और थोड़ा सा इन्फेक्शियस डिजीज़ में जो आपका रोल है उसके ऊपर कोशिश करेंगे सोच विचार की कि आप किस तरह इन्फेक्शियस डिजीज़ को भी काउंटर करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह थैंक यू, और सब अपना ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।